हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक डिबेटेबल टॉपिक जिसका नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड। जैसे ही उत्तराखंड के सीएम अपने पद पर बैठते हैं, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी जैसे ही अपना पद संभालते हैं और पहली जब उनकी कैबिनेट मीटिंग होती है तो उसमें वो अनाउंस करते हैं कि हम एक स्पेशल एक्सपर्ट कमेटी बना रहे हैं और वो कमेटी की रिकमेंडेशन पे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को उत्तराखंड में इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है, अभी तो केवल उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि एक एक्सपर्ट कमेटी की रिकमेंडेशन से ऐसा किया जाएगा। तो आइए हम पूरा जानते हैं क्या है मुद्दा, क्यों लोग यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टी है वो अपोज कर रही है, क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, कौन कौन से इंपॉर्टेंट केसेस इससे एसोसिएटेड है, अगर हम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कौन से आर्टिकल इसके साथ एसोसिएटेड हैं। तो इस तरीके से हम काफ़ी कुछ यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से और वनडे के एग्जाम के हिसाब से कवर करेंगे। तो बिल्कुल मेरे साथ बने रहिएगा। लास्ट में आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन है जिनके आंसर भी आप हमको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वन मोर थिंग, अगर आज की क्लास का आपको पीडीएफ आप चाहते हैं तो परचम की वेबसाइट पर विजिट करके आप आज की क्लास का पीडीएफ ले सकते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर न्यूज़ क्या है, फिर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझेंगे। तो उत्तराखंड के जो गवर्नमेंट है, अभी रिसेंटली उत्तराखंड में इलेक्शन हुए थे और बीजेपी की गवर्नमेंट वहाँ एग्जिस्ट करती है, आती है, और फिर उत्तराखंड के जो नए मुख्यमंत्री बनते हैं या अगेन मुख्यमंत्री सेकेंड टाइम बनते हैं वो होते हैं पुष्कर सिंह धामी। और पुष्कर सिंह धामी जब सीएम बनते हैं और उनकी पहली जब कैबिनेट कमेटी की मीटिंग बुलाते हैं और उसमें वो अनाउंस करते हैं कि एक हम हाई पावर्ड एक्सपर्ट पैनल प्रिपेयर कर रहे हैं टू ड्राफ्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द स्टेट। ये बात उनकी तरफ से निकल के आती है। हालांकि ये कोई बात पहली बार हो नहीं रही है। अगर हम लोकसभा इलेक्शन की बात करते हैं तो लोकसभा इलेक्शन में भी 2019 में बीजेपी की गवर्नमेंट का जो मैनिफेस्टो था, जिसको हम संकल्प पत्र भी कहते हैं, उसमें भी ये बात लिखी गई थी कि हम भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आएंगे। क्लियर। अब क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तराखंड ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया या फिर अपोजिशन क्यों यहाँ पे अपोज कर रही है। अगर अब 2011 की सेंसस को उठाते हैं तो उत्तराखंड की जो पॉपुलेशन है उसमें 82% वहाँ पर हिंदू रहते हैं और अराउंड 20% के 18% के आसपास वहाँ पे मुस्लिम और फिर दूसरी कम्युनिटी वहाँ पर रहती हैं। तो यहाँ पे मेजॉरिटी हिंदू हैं। अब यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं चल रही, यहाँ पे बात ये चल रही है, उनका ये कहना है कि जैसे कि हिंदू का जो सक्सेशन एक्ट है 1956, उसके अकॉर्डिंग कुछ और लॉज हैं। अगर हम मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करते हैं तो मैरिज और इनहेरिटेंस के लिए कुछ और लॉ है। तो हम चाहते हैं कि हमारे स्टेट में जो है वो एक सा लॉ इम्प्लीमेंट हो। एक सा लॉ मतलब चाहे वो मैरिज हो रही हो, डिवोर्स हो रहा हो, एडॉप्शन की बात हो, सक्सेशन की बात हो, तो सब कुछ क्या हो रहा हो, सेम हो रहा हो। इसलिए हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो अपोजिशन ये कहती है कि जब हम एक तरफ सेकुलर की बातें करते हैं तो हमें क्या ज़रूरत है यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट करने की, और क्या सेंट्रल इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, क्या स्टेट अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेंगे? तो बिल्कुल हाँ। एक्चुअली हमारा जो शेड्यूल 7 है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें लिखा हुआ है इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट। मीन्स स्टेट और सेंट्रल दोनों ही यहाँ पे एक्शन ले सकते हैं। स्टेट अगर चाहे तो अपने स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई कर सकता है और इसमें सेंट्रल की परमिशन की ज़रूरत भी इसको नहीं है। हाँ, अनलेस अगर आप ऐसा कोई लॉ बना देते हैं जो सेंट्रल के बनाए गए लॉ को ओवर रूल करता है तो उस केस में आपको प्रेसिडेंट का एसेंट लगेगा। अदरवाइज स्टेट अगर चाहे तो अपने स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई कर सकता है। सो क्वेश्चन ये बनता है कि क्या ज़रूरत है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की। हमारे जो पर्सनल लॉज है, चाहे वो हिंदू पर्सनल लॉ हो, हिंदू मैरिज एक्ट हो, हिंदू सक्सेशन एक्ट हो या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत हो, तो जो भी हमारे कानून है हमें इन कानूनों में समय समय पर चेंजेस करने की, अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, ना कि इन कानूनों को हटाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की, ऐसा अपोजिशन का कहना है। तो आइए, अब क्या मुद्दा है ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि लोग यहाँ पे अपोजिशन में क्यों बातें कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके। तो आइए थोड़ी सी और बातें यहाँ पे हम करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो आर्टिकल 44 जो कि हमारे डीपीएसपी का हिस्सा है, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है और उसमें साफ साफ लिखा गया है कि ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है कि इनको आप जाके कोर्ट में चैलेंज करो। ये डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। स्टेट को जब ज़रूरत लगेगी तो वो इन कानूनों का उपयोग कर सकता है और इनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आर्टिकल 44 जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बातें करता है। और यहाँ पर जो पुष्कर सिंह धामी जी कहते हैं जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को भारत में लेकर या अपने स्टेट में लेकर आएंगे तो यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी आएगी और वीमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट मिलेगा।
वीमर एम्पावरमेंट को कैसे सपोर्ट मिलेगा, जैसे कि अगर हम बात करते हैं इनहेरिटेंस की, कि माता पिता की जो संपत्ति है उसमें जो उनके बच्चे हैं, बच्चों का अधिकार होता है, लेकिन मेल का कितना अधिकार है और फीमेल चाइल्ड का कितना अधिकार है, ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है, राइट। अगर हम डाइवोर्स की बात करते हैं, जैसे कि ट्रिपल तलाक था जो कि अभी नहीं है ना, ऐसे कई सारे और भी लॉ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, चाहे वो मैरिज से लेके हों, चाहे वो डिवोर्स को लेके हों। तो इसलिए यहाँ पे वीमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वलिटी पे फोकस करने के लिए और वीमेंस के राइट्स को बूस्ट अप देने के लिए हम चाहते हैं कि आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो उत्तराखंड स्टेट में लगे। ये बात इन्होंने अपने भाषण में, अपने कैंपेन के दौरान कही। और ये कब कहा, जब वो ट्रिपल तलाक नहीं, हिजाब बैन वाला जो मामला चल रहा था कर्नाटका का, और उस समय उत्तराखंड का कैंपेन भी चल रहा था। तो अपने कैंपेन में ही उन्होंने एक हिंट कर दी थी कि हाँ, अगर हम इलेक्शन जीतेंगे तो हम इस तरीके से लॉ इम्पोज करेंगे या फिर लेकर आएंगे। तो वही सारी बातें यहाँ पे चल रही हैं। सो क्वेश्चन ये बनता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है। नाम से समझ में आ रहा है यूनिफॉर्म, मतलब पूरे भारत में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, क्योंकि अलग अलग लॉ भारत में चलते हैं। तो एंटायर कंट्री में कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी से लेके कोई भी लॉ होता है, जैसे कि मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, इन सब लॉज में यूनिफॉर्मिटी लाना ही यूनिफॉर्म सिविल कोड कहलाता है, ठीक है। फॉर दोज हु डोंट नो, एज ऑफ नाउ हिंदू हैव देयर ओन लॉ ऑन मैरिज, मुस्लिम आर गवर्न बाय देयर ओन पर्सनल लॉ, सिमिलर चाहे वो क्रिश्चियंस हो, पारसी हो, सबके अपने अपने लॉ होते हैं। अभी हिंदू लॉ जो होते हैं उसमें जैन, सिख, बुद्ध शामिल होते हैं, इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन द स्टेट दैट इंड्योर्स टू सिक्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो कि एक डीपीएसपी का हिस्सा है। ये बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। अभी कहाँ से शुरुआत होती है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, क्योंकि ऐसा नहीं आज से बात चल रही है। हमने आर्टिकल 44 में जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की है, तो जिस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा होगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो ड्राफ्टिंग मेंबर्स होंगे उनके दिमाग में ये बात होगी कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, तभी तो इस आर्टिकल को डीपीएसपी में शामिल किया। पर हो सकता है कि उस समय भारत उतना सशक्त ना हो, उस समय भारत इतना तैयार ना हो कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जा सके। पर क्या आज वो समय आ गया है कि भारत तैयार है और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में लाया जा सकता है? तो ये भी बहुत डिबेट का बातें रही हैं, क्योंकि 2018 की अगर हम बात करते हैं, 2018 में 21 नंबर का जो लॉ कमीशन था उसने अपनी रिपोर्ट को या फिर सबमिट किया था या अपना रिकमेंडेशन दिया था कि अभी ज़रूरत नहीं है भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की, अभी भारत तैयार नहीं है। वहीं पे दिल्ली हाई कोर्ट अपना फैसला देते हुए कहती है कि भारत एकदम तैयार है, भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। तो हमारे जुडिशरी में भी अलग अलग स्टेटमेंट समय समय पर आए हैं। तो क्वेश्चन बस यही है, क्या भारत तैयार है? भारत में क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड अब आ जाना चाहिए, या भारत को अभी कुछ और समय चाहिए, या फिर जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ हैं उनको समय समय पे अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है? आपका क्या ओपिनियन है, आप हमको ज़रूर बताइएगा। मैंने सारी बातें आपके सामने रख दी हैं। चलिए अब हम बात करते हैं ओरिजिन के बारे में। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय से है। 1835 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा था कि जो भी क्राइम्स होते हैं, जो भी टेरिटरी के, भारत की टेरिटरी के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं, उनके लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉ की बात हो रही थी, ना कि पर्सनल लॉ के बारे में। मतलब जो भी लॉ हिंदू और मुस्लिम की पर्सनल लॉ से रिलेटेड है, उनके कोडिफिकेशन की बात इन्होंने नहीं करी। बस कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉ किसमें कही गई इन्होंने, कि जो भी हमारे क्राइम्स वगैरह होते हैं उनमें कोडिफिकेशन होना चाहिए, उनमें यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। ऐसी बात ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1835 में की गई थी, ठीक है। उसके बाद एक कमेटी बनी थी जिसका नाम है बी.एन. राव कमेटी, और बी.एन. राव कमेटी बनी थी 1941 में, और इन्होंने भी हिंदू लॉ को कोडिफाई करने की बात की गई थी कि उस समय के जो भी मुद्दे हैं, जो भी उस समय भारत की पॉलिटिकल कंडीशन है ना, रिलीजियस टर्म्स हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बोला गया था कि आप हिंदू लॉ को कोडिफाई करो कि क्या नेसेसिटी है ना, क्या नेसेसिटी है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए था, जब तक ये लॉ नहीं थे तो भारत में क्या शादियाँ नहीं होती थी? तो आंसर है बिल्कुल होती थी। इन लॉ से पहले भी भारत में शादियाँ होती थी। मनुस्मृति के जो लॉज हैं हिंदूज़ के, जो वहाँ फॉलो की जाते हैं, वहाँ से भारत में सक्सेशन और फिर मैरिज, डाइवोर्स हुआ करता था। तो बी.एन. राव कमेटी ने कोडिफिकेशन करने का काम किया हिंदू लॉ को, और फिर जब कोडिफिकेशन हुआ तब यहाँ पे हिंदू कोड बिल को लाया गया। हिंदू कोड बिल किसने लेकर आया? बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लेकर आया, और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ही हिंदू कोड बिल को ड्राफ्ट करने का काम किया था।
इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें हिंदू लॉ में, हिंदू कोड बिल में इंट्रोड्यूस की थी कि इन्होंने कहा था कि पॉलीगैमी नहीं होनी चाहिए। पॉलीगैमी मतलब होता है एक जो पुरुष है वो कई सारी महिलाओं से शादी कर सके, मतलब बहुत सारी शादियां कर सके, वो पॉलीगैमी कहलाती है। तो पॉलीगैमी को अपोज किया गया। डिवोर्स को लीगलाइज करने की बात इन्होंने की गई। यहाँ पे इनहेरिटेंस में डॉटर को, मतलब उत्तराधिकार में बच्चियों को भी राइट देने की बात की गई। ठीक है, ऐसे करके इन्होंने काफ़ी सारी बातों को इंक्लूड किया था अपने हिंदू कोड बिल में। लेकिन उस समय इस हिंदू कोड बिल को पूरी की तरह उसी की तरह इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। कुछ अमेंडमेंट करके और कुछ बातों को रिमूव करके हिंदू कोड बिल को इम्प्लीमेंट कराया गया था भारत में। जैसे कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 ओरिजिनली डिड नॉट गिव डॉटर इनहेरिटेंस राइट इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। जो हमारे उत्तराधिकारी संपत्तियां होती हैं उसमें फीमेल्स को राइट्स नहीं थे, पुत्रियों को, डॉटर्स को राइट नहीं थे हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में। लेकिन बाद में हमने इसमें क्या किया, अमेंडमेंट किया और 2005 में, और इस लॉ को यहाँ से एलिमिनेट कर दिया। और आज के समय में डॉटर्स जो हैं उनको भी इनहेरिटेंस में राइट होते हैं, उत्तराधिकार के मामले में उनको भी अधिकार होते हैं। तो मैंने वही बताना चाहती हूँ कि जो हिंदू कोड बिल आया था, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था, तो उसको 4 अलग अलग एक्ट में पब्लिश किया गया। एक तो सक्सेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के जरिए, ठीक है। दूसरा हिंदू मैरिज एक्ट। तीसरा माइनॉरिटी एंड गारंटीशिप एक्ट। चौथा एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। इस तरीके से अलग अलग एक्ट के जरिए उस पूरे कोड बिल को ड्राफ्ट करने किया गया और आज हमारे सामने यही 4 फॉर्म में, एक्ट के फॉर्म में हिंदू कोड बिल प्रेजेंट है। साथ ही साथ एक और एक्ट आता है स्पेशल मैरिज एक्ट, जिसे कि आप इंटर कास्ट मैरिज भी बोल सकते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट जो कि हिंदू कोड बिल में शामिल नहीं है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये 1954 में पब्लिश किया गया था, ये भी आपका एक पर्सनल लॉ है। तो इस तरीके से जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा हिंदू कोड बिल था उसको वैसे के वैसे ही ना इम्प्लीमेंट करके, उसमें कुछ अमेंड करके, उसको कई बातों को एलिमिनेट करके और 4 फॉर्म में इसे इम्प्लीमेंट किया गया था। आजकल यही चल रहा है भारत में। और इसी तरीके से भारत में जो भी हिंदुओं की शादियां होती हैं, चाहे डिवोर्स होते हैं, उत्तराधिकार होता है, एडॉप्शन होता है, वो इसी लॉ के बेस पे चलता है। अब समय समय पे बातें निकल के आई, कई सारे ऐसे केसेस हुए जहाँ पे रिक्वायरमेंट लगी कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो ऐसे 2 केसेस के बारे में मैं आपको चर्चा करती हूँ जो आने वाले समय में हो सकता है आपकी मदद करे, या फिर आप यूपीएससी मेंस लिख रहे हैं तो उसमें भी आपकी मदद कर सकता है। जैसे कि साहबानो केस। साहबानो केस 1985 का एक केस है, ठीक है, जिसमें एक साहबानो 73 ओल्ड एक वीमेन थी और उनके हस्बैंड ने उनको डिवोर्स दे दिया था ट्रिपल तलाक के ज़रिए। और उसके बाद तलाक देने के बाद मना कर दिया था, डिनाई कर दिया था मेंटेनेंस देने के लिए। तो वो जाती हैं हाई कोर्ट, शाहबानो जाती हैं हाई कोर्ट अपने पति के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए, और हाई कोर्ट जो है वो शाहबानो के फेवर में फैसला देता है। और फिर उनके जो हस्बैंड होते हैं वो भी एक वकील होते हैं और फिर वो चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला पहुंच जाता है। शाहबानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1985 का केस। उसमें भी शाहबानो के फेवर में ही एक केस का रिजल्ट आता है और उसमें ये कहा जाता है कि चलो, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसमें नहीं लिखा है कि चलो मेंटेनेंस नहीं देना है, लेकिन जो हमारा सीआरपीसी है, सीआरपीसी तो पूरे भारत में ही इंप्लीमेंट होगा। वो किसी रिलीजन के बैरियर को फॉलो नहीं करता कि आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप सिख हो, नहीं। जो सीआरपीसी है वो तो भारत में रहने वाले सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है। तो जो सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 125 है वो कहता है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। तो अगर आप सेपरेट होते हो तलाक के जरिए तो आप अपनी वाइफ को, बच्चों को, अपने पेरेंट्स को क्या करोगे, मतलब मेंटेनेंस देने की बातें यहाँ पे की जाती हैं। तो इस तरीके से पूरा मामला साहबानों के फेवर में गया और उस समय ज़रूरत हमको लगी कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। अगर इस तरीके से कोई मामले आते हैं तो कोई भी महिला जो होती है वो महिला पहले होती है, फीमेल पहले होती है, बाद में वो मुस्लिम है या हिंदू है, राइट। तो सभी के लिए एक समान लॉ होने चाहिए, ये बात तब निकल के सामने आती है। The fact about the case, under Muslim personal law, maintenance was to pay only till the period of इदाद। इदाद मतलब 3 lunar months, ठीक है। और सेक्शन 125 ऑफ द CRPC मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दैट अप्लाई टू ऑल सिटीजन प्रोवाइडेड फॉर मेंटेनेंस ऑफ द वाइफ। तो ये 2 बातें निकल के आती हैं। तो जब ये मामला हुआ 1985 में, और उस समय की जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी उसके डिसीजन पे भी हम बात करते हैं, तो भारत में दंगे फैल गए कि हम क्यों अपनी वाइफ को मेंटेनेंस दें या कुछ भी, मतलब इस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा भारत में थोड़े से दंगे हो गए। तो उस समय की जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी वो एक नया लॉ लेकर आई और उस लॉ का नाम था मुस्लिम वीमेंस राइट टू प्रोटेक्शन ऑन डिवोर्स एक्ट 1986, और फिर उसने ओवर रूल कर दिया सेक्शन 125 को। क्लियर हुआ इतनी चीज़ें। चलो, अगला केस हुआ था है सरला मुदगल का केस 1995 में। सरला मुदगल नाम से समझ में आ रहा है एक हिंदू महिला होंगी।
इनकी शादी हुई। इनकी शादी होने के बाद अब हिंदू में तो आपका है कि जब तक आप अपनी वाइफ से डिवोर्स नहीं लोगे तब तक आप अपनी दूसरी शादी नहीं कर सकते। तो इनके हस्बैंड ने क्या किया, अपना धर्म परिवर्तन, कहा कि मैं अपना धर्म परिवर्तन करता हूँ और धर्म परिवर्तन करने के बाद अगर मैं मुस्लिम में आता हूँ तो मुस्लिम में पॉलीगेमी अलाउड है, तो मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ। तो सरला मुद्गल जी के हस्बैंड ने क्या किया, अपना धर्म चेंज करके मुस्लिम कम्युनिटी को ज्वाइन करने के बाद पॉलीगेमी मतलब दूसरा विवाह कर लिया। तो ये पूरा मामला फिर सरला मुद्गल का कहाँ चला गया, कोर्ट में चला गया। ठीक है, तो कोर्ट में यहाँ पर कोर्ट का फैसला क्या आता है, कोर्ट का फैसला ये कहता है कि सरला मुद्गल की जो शादी हुई थी, सरला मुद्गल हिंदू हैं, तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत इनकी शादी हुई। तो डिवोर्स भी जो होगा वो हिंदू के अकॉर्डिंग होगा, और जब तक डिवोर्स नहीं होगा तब तक ये धर्म परिवर्तन करके दूसरी शादी नहीं कर सकते। वो दूसरी शादी भले उन्होंने धर्म परिवर्तन करके की है, भले ही मुस्लिम बनने के बाद दूसरी शादी की है, लेकिन हम उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। ये फैसला आया। तो इस तरीके से ये बातें हुई। साथ ही साथ यहाँ पे सेक्शन 494 ऑफ द आईपीसी इंडियन पीनल कोड के अकॉर्डिंग भी एक क्राइम माना गया। ठीक है, तो इस तरीके से बातें हुई। आपको मामला समझ में आया होगा कि क्यों हमें समय समय पे ऐसा लगता है कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। अब आप लोग ने हमेशा पढ़ा होगा या सुना होगा कि गोवा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो गोवा का जो एग्जाम्पल है वो उत्तराखंड में धामी जी सेट करना चाहते हैं। तो एक बार हम गोवा के उस लॉ के बारे में भी जान लेते हैं। उत्तराखंड टू फॉलो गोवाज एग्जाम्पल। गोवा इज़ द ओनली इंडियन स्टेट टू हैव अ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन द फॉर्म ऑफ कॉमन फैमिली लॉ। क्योंकि पोर्चुगल्स का जो सिविल कोड है वो आज भी उत्तराखंड में अप्लाई होता है और वो उसके हिसाब से ही काम करते हैं। अब क्या बातें करते हैं ये लोग, तो इनके अकॉर्डिंगली क्या है कि जो गोवा की टेरिटरी है उसमें कोई भी बच्चा होता है, बर्थ होती है, डेथ होती है, मैरिज होती है, तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है और डिवोर्स भी होता है, तो उसके लिए एक फिक्स्ड लॉ गोवा की गवर्नमेंट के द्वारा सेट किया गया है। ठीक है, दूसरी बात, मुस्लिम हु हैव देयर मैरिज रजिस्टर इन अ गोवा, मुस्लिम जो भी गोवा में मुस्लिम्स हैं गोवा के अंदर और उनकी शादी हुई है तो ट्रिपल तलाक के ज़रिए डिवोर्स नहीं दे सकते हैं अपनी वाइफ को। और जो अब तो ट्रिपल तलाक तो हटा ही दिया, लेकिन ये तो बहुत पहले का लॉ ऑलरेडी गोवा में चल रहा था। द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन अ गोवा इज प्रोग्रेशन लॉ दैट अलाउ इक्वल डिवीजन ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी बिटवीन देयर हस्बैंड एंड वाइफ एंड चिल्ड्रंस। तो इक्वल प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन की बात भी यहाँ पर की जाती है। अगर डिवोर्स होता है तो उस केस में भी आधा हिस्सा उसकी उनकी वाइफ को दिया जाता है। अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो भी प्रॉपर्टी पे वाइफ का अधिकार और उसके उनके बच्चों का आधा आधा अधिकार होता है। इस तरीके से सारी बातें यहाँ पे की गई हैं। द पेरेंट कैन नॉट डिसइनहेरिट देयर चिल्ड्रन एंटायरली। ऐसा नहीं हो सकता है कि अब मेरे पास संपत्ति 1 करोड़ का बंगला है और मैं पूरा संपत्ति दान कर दूँ, अपने बच्चों को पूरी तरीके से हटा दूं कि प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दूंगी। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा इसमें साफ साफ लिखा है। आप पूरी तरीके से आप दान दक्षिणा करना चाहते हैं आप कीजिए, आप कुछ हिस्से को ही दान कर सकते हो, आप अपनी संपत्ति से अपने बच्चों को बेदखल नहीं कर सकते हो। यहाँ पे ये बातें साफ साफ मेंशन की गई हैं। तो ऐसे करके कुछ यहाँ पे गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो वही यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उत्तराखंड की गवर्नमेंट भी इम्प्लीमेंट करना चाहती है, इसलिए एक एक्सपर्ट कमेटी यहाँ पर पैनल बनाई गई है। अब हमारे सामने कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला हर्डल है हमारे पास आर्टिकल नंबर 25, क्योंकि आर्टिकल नंबर 25 हर एक व्यक्ति को राइट टू रिलीजन देता है। हमारे देश में सभी को अपना धर्म मानने का अधिकार है, अपने धर्म के नियम कानून मानने का अधिकार है, अपने भगवान की पूजा करने का अधिकार है कि नहीं है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस ऑफ प्रिजर्व द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन, तो ये आर्टिकल 25 को कॉन्फ्लिक्ट करता है। सॉरी, ये आर्टिकल 25 यहाँ पे हर्डल बना हुआ है कि जब हमारा देश सेकुलर नेशन है तो आप इस तरीके से लॉ बना के क्या कर रहे हैं कि एक हमारे धर्म से हमको अलग कर रहे हैं, हमें शरीयत लॉ से अलग कर रहे हैं, इस तरीके से बातें होती हैं। दूसरा, वही आर्टिकल नंबर 14 कहता है, आर्टिकल नंबर 14 कहता है इक्वलिटी के बारे में, समानता के बारे में, कि भारत के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं उनको समान कानून संरक्षण दिया जाएगा। तो एक तरफ बात होती है इक्वलिटी की और एक तरफ बात होती है रिलीजन की, तो ये दोनों आर्टिकल एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है और यही कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल बना हुआ है, पहली चीज़। दूसरी बात, आर्टिकल नंबर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 42 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से किया गया था 1976 में, और वहाँ पर एक वर्ड जोड़ा गया था जिसका नाम है सेकुलरिज्म।
ठीक है, धर्मनिरपेक्षता जिसे हम बोलते हैं। तो सेकुलर वर्ड भी जो है इंसर्ट किया गया है हमारे भारत में 42 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से प्रीएम्बल में। साथ ही साथ जो एसआर बोम्बैया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, वहीं से ये सेकुलर वर्ड की शुरुआत की गई थी, जो कि हमारा बेसिक फीचर है। बेसिक फीचर है हम, क्योंकि प्रीएम्बल बेसिक फीचर का पार्ट होती है, तो बेसिक फीचर है सेकुलर। तो इस तरीके से आप बेसिक फीचर को चेंज नहीं कर सकते। ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल सामने बना हुआ है। आई थिंक आपको ये पूरा मुद्दा अब समझ में आया होगा, क्या उत्तराखंड चाहता है और क्या यहाँ पर अपोजिशन पार्टी कह रही हैं, कि क्या क्या यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल है और अब क्या भारत की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ये बात तो तय है कि स्टेट को खुद से इनिशिएटिव लेके अपने स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई करना पड़ेगा। सेंट्रल ये प्रयास नहीं करेगी कि सारे स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, क्योंकि ये तो डीपीएसपी का मामला है ना। ऐसा कोई फंडामेंटल राइट नहीं कि सेंट्रल को आगे आना पड़े या कोर्ट्स को आगे आना पड़े पूरे देश में अप्लाई करने के लिए। वो तो स्टेट की समझ पर है कि वो अपने स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अब 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं। पहला क्वेश्चन है कि फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ पर मेंशन है, किस पार्ट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेंशन है। दूसरा बात ये है कि फंडामेंटल ड्यूटी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए ऐड किया गया था। ठीक है, ये 2 बातें आप हमको बताइएगा। सो थैंक यू सो मच, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर।